आज से कुछ 100 साल पहले इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेना पड़ता था और जिसकी वजह से उन्हें सफर को पूरा करने में कई दिन और महीने लग जाते थे। फिर धीरे धीरे साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और धीरे धीरे रेल और जहाज का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह जाना काफी आसान हो गया और समय भी बचने लगा। तो आज हम महज कुछ घंटों में ही एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे हम बहुत ही आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा पाते हैं, वैसे ही हम किसी और ग्रह पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए आज अगर हमारी धरती पर कोई खतरा मंडराए तो हम इंसानों के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। यहाँ तक कि अभी तो हम चांद पर भी कॉलोनी बसाने लायक नहीं है। मामला साफ है कि हमारा सिर्फ एक ही घर है और वो है हमारी धरती, यानी कि हमारी अर्थ। पर कुछ दशक से जिस हिसाब से हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हमारी धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस हिसाब से धरती पर इंसानों की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ कहा जा सकता है कि भविष्य में इंसानों के लिए जमीन, पानी और खाने की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। इसी को देखते हुए वैज्ञानिक और दूरदर्शी काफी चिंतित है, जिसकी वजह से वो एक ऐसे ग्रह की तलाश में है जहां पर इंसान जाकर रह सके, और इसलिए उन्होंने मंगल ग्रह को चुना है। अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो इसे मार्स भी बोला जाता है और इसकी मिट्टी लाल होने की वजह से ये हमें रेड कलर की दिखाई देती है और इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नासा ने मंगल ग्रह को ही चूज क्यों किया? तो इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि मान लीजिए कि आपको अपनी धरती छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पर जाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जिस प्लैनेट पे आप जा रहे हैं उसकी दूरी धरती से काफी नजदीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूरी बहुत ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी और ईंधन को ले जाने के लिए और ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी। इसलिए मंगल ग्रह धरती से काफी नजदीक है, जिस वजह से वहां पर जाना इंसानों के लिए थोड़ा आसान है। अब मान लेते हैं कि हम उस ग्रह पर पहुंच गए, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत धूप की होगी, क्योंकि धूप ही वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जिसके सहारे इंसान किसी भी दूसरे ग्रह पर रह सकता है और पूरे जीवन वो सूरज की लाइट से एनर्जी जनरेट कर सकता है। और इस लिहाज से भी मंगल ग्रह इंसानों के लिए सबसे बेहतर है। और जो तीसरी चीज चाहिए वो है खाना। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पे बसाना है तो खाने का इंतजाम भी वहीं पर करना होगा और खाने के लिए हमें जमीन की जरूरत होगी। और मंगल ग्रह पर अभी तक ऐसी मिट्टी नहीं खोजी गई है कि हम वहां पर पेड़ और पौधे उगा सके। इसलिए वैज्ञानिक इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का सहारा लेंगे और जिसमें वो सब्जियों को मिट्टी के बदले पानी में उगाएंगे। तो मामला एकदम साफ है कि मंगल ग्रह रहने के लिहाज से काफी बेहतर जगह हो सकती है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं। तो आज हम इस infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे कि आखिर मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए वैज्ञानिक कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं और अभी तक वो कहां तक पहुंचे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने के लिए infinitystream.tv में अंत तक जरूर बने रहे। आज से कुछ दशक पहले चांद पर इंसानों को भेजने के लिए जो सबसे बड़े रॉकेट का यूज किया गया, उसका नाम सैटर्न वी रॉकेट था, जो कि लगभग 7.5 मिलियन पाउंड जितना थ्रस्ट पैदा करता था। और अब मामला मंगल ग्रह का है, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमें बड़े रॉकेट की जरूरत होगी। इसलिए नासा ने SLS रॉकेट को तैयार किया, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम भी कहा जाता है। और ये रॉकेट सैटर्न वी से भी ताकतवर है और इसके थ्रस्ट की बात की जाए तो ये लॉन्च के वक्त लगभग 9 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और इसे बनाने में नासा ने लगभग $22 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे पूरा होने में लगभग 10 साल लग गए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये रॉकेट रीयूजेबल नहीं है, जिसकी वजह से इनके एक लॉन्च का खर्चा ही $1 बिलियन में आता है। इसलिए वैज्ञानिक एक दूसरा विकल्प खोज रहे हैं और वो दूसरा विकल्प SpaceX हो सकता है, क्योंकि SpaceX अपने फॉल्कन रॉकेट को काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहा है। और फॉल्कन रॉकेट एक रीयूजेबल रॉकेट है जो एक बार सैटेलाइट या कैप्सूल को स्पेस में छोड़कर वापस आ जाता है और उसका यूज कई बार किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट SLS रॉकेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो जाती है।
इसलिए ये लॉन्च के लिहाज से काफी सस्ता होता है। और अगर हमें मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना है तो हमें ऐसी ही रीयूजेबल रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब रॉकेट का इंतजाम होने के बाद हमें सही समय का इंतजार करना होगा ताकि हम मंगल ग्रह पर कम समय में पहुंच पाए, क्योंकि धरती और मंगल सूर्य का चक्कर अपनी अलग अलग स्पीड से लगाते हैं, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। और सिर्फ 26 महीने के बाद ही ऐसा समय आता है जब ये दोनों ग्रह बहुत नजदीक होते हैं। और इसलिए नासा के पास मंगल पर जाने के लिए हर 2 साल में सिर्फ एक मौका होगा, क्योंकि उस समय मंगल ग्रह के नजदीक होने से रॉकेट को बहुत कम फ्यूल का यूज करना होगा। इसलिए अगर नासा ने ये मौका मिस कर दिया तो उसे फिर से 2 साल का इंतजार करना होगा। तो अगर हमें मंगल ग्रह पर जाना है तो हमें ऐसे रॉकेट की ज्यादा जरूरत होगी जो कि काफी सस्ता हो और उसकी स्पीड आज के रॉकेट से काफी तेज हो, ताकि हम मंगल ग्रह पर महज कुछ दिनों में ही पहुंच पाए। नहीं तो हम 1-2 बार मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन इतने महंगे प्रोजेक्ट पर कई बार मंगल की यात्रा नहीं कर सकते। तो नासा अब न्यूक्लियर इंजन पर भी काम कर रहा है ताकि वो कम समय में रॉकेट के अंदर ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सके, ताकि हम कम समय में मंगल ग्रह पर पहुंच पाए। क्योंकि न्यूक्लियर इंजन वाले रॉकेट में हाइड्रोजन की जगह यूरेनियम का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कम समय में ज्यादा थ्रस्ट पैदा होता है। इसलिए अगर नासा ऐसा इंजन बनाने में सफल रहा तो आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर महज कुछ दिनों के अंदर ही इंसानों को भेज पाएंगे। अब अगर हम ऐसा रॉकेट बना भी लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल पर जाने वाले क्रू मेंबर्स को आएगी, क्योंकि धरती से मंगल तक जाने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रू मेंबर के साथ होगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए एस्ट्रोनॉट को हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से हड्डियां कमजोर ना हो और मसल भी कमजोर ना पड़े। लेकिन जब सफर 1 साल का हो तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार 1 साल तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से हड्डियां और मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को अर्थराइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आता है तो उसको दिल का दौरा पड़ने की संभावना आम इंसान से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए इसकी बहुत संभावना है कि मंगल यात्रा के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट में से 1 को हार्ट अटैक आ जाए। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि ज्यादा समय तक जीरो ग्रेविटी में रहने पर इंसानों के ब्रेन में ऐसे फ्लूइड बनते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट को भूलने की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि इतनी लंबी यात्रा में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कुछ एस्ट्रोनॉट अपनी याददाश्त को खो सकते हैं। और इसी को देखते हुए मार्स 500 प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और इसका मकसद एस्ट्रोनॉट के दिमाग पर होने वाले प्रभाव की जांच करना था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए रशिया, चाइना और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को साल 2007 में शुरू किया, जिसका मकसद एक ऐसे वर्चुअल जगह को बनाना था जो कि मंगल ग्रह पर बनने वाले बेसमेंट की तरह हो, जहां पर क्रू मेंबर एकदम मंगल ग्रह जैसे हालातों में रह सके। इसलिए इसका बेसमेंट मॉस्को में ऐसी जगह पर बनाया गया जो कि एकदम मंगल ग्रह पर मौजूद जमीन की तरह था। और उस बेसमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट साल 2007 में शुरू किया गया, और ये एक्सपेरिमेंट महज 15 दिन का था, जिसका मकसद सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मौजूद इक्विपमेंट की जांच करना था और टेक्निकल वर्क करना था। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेज साल 2009 में शुरू किया गया, जिसमें 6 क्रू मेंबर को उस बेसमेंट में 105 दिनों के लिए रखना था, ताकि सभी मेंबर साथ में रह सके और एक टीम की तरह काम कर सके। और सबसे मुश्किल स्टेज साल 2010 में शुरू की गई, जिसमें 6 क्रू मेंबर को लगभग 17 महीनों तक उस बेसमेंट में रहना था और उन्हें मंगल ग्रह के यात्री की तरह एकदम कम पानी का यूज करना था और डिहाइड्रेटेड फूड को बनाना था और हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी थी। और सबसे जरूरी ये कि उन सभी मेंबर्स को हर काम साथ में मिलकर करना था, ताकि वैज्ञानिक इनके ऊपर होने वाले दिमागी असर की जांच कर सके। क्योंकि अगर हमें कुछ दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर मानसिक तौर से बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी बहुत संभावना है कि जब एस्ट्रोनॉट इतने लंबे समय तक एक कैप्सूल में बंद रहेंगे तो उन्हें डिप्रेशन जैसी बीमारियां होने की बहुत संभावना है। और अगर ये डिप्रेशन बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है
तो उन एस्ट्रोनॉट की मानसिक हालत भी खराब हो सकती है। इसलिए इस बीमारी का पहले से पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि इंसानों के फेस को देखकर पहले ही इनकी मानसिक स्थिति को बता देगा। और उस सॉफ्टवेयर का नाम OCR है, जिसका पूरा नाम ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉग्निशन है। और ये सॉफ्टवेयर इसलिए खास है क्योंकि यात्रा के दौरान वो धरती से बहुत दूर होंगे, और अगर उस दौरान यात्री अपना मानसिक संतुलन खोते हैं तो वहां पर उसका इलाज करना असंभव होगा। और इसलिए वैज्ञानिक इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट में होने वाली बीमारी को पहले ही समझा जा सके और उन्हें पहले ही अलर्ट किया जा सके। अब अगर हम दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो उसका नाम कॉस्मिक रेज है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस में लगातार कॉस्मिक रेज ट्रैवल करती रहती हैं, जो कि काफी हाई एनर्जी पार्टिकल होती है। और यही कॉस्मिक पार्टिकल जब एस्ट्रोनॉट की बॉडी में ज्यादा संपर्क करेंगी तो उनके शरीर में म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि 10 महीने की यात्रा के दौरान बहुत सारी कॉस्मिक रेज एस्ट्रोनॉट के बॉडी के अंदर जा सकती हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए वैज्ञानिक क्रू मॉड्यूल वाले कैप्सूल की दीवारों को पानी की लेयर से ढक सकते हैं, क्योंकि जब कॉस्मिक रेज पानी से गुजरती हैं तब वो पानी में मौजूद न्यूक्लियस के द्वारा सोख ली जाती हैं, जिसकी वजह से पानी एक बेहतर सुरक्षा कवच बन सकता है। क्योंकि न्यूट्रॉन एक कॉस्मिक रेज है जो लगातार ब्रह्मांड में तेज गति से घूमता है, और जब ये न्यूट्रॉन पानी से होकर गुजरता है तब पानी में मौजूद हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन आने वाले न्यूट्रॉन से टकराता है और इसकी ऊर्जा को सोख लेता है। ये ऐसा ही है जैसे हम किसी छोटी बॉल को एक बड़ी सी दीवार पर मारे तो वो बहुत तेजी से वापस आती है, पर अगर हम उसी बॉल को एक छोटी सी बॉल से टक्कर कराएं तो वो उस बॉल से टकराकर बहुत धीमी गति से वापस आएगी, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा उस छोटी बॉल में भी ट्रांसफर कर दी है, जिसकी वजह से वो बॉल भी तेज गति से उल्टी दिशा में चलेगी। और यही घटना कॉस्मिक रेज के साथ होती है। तो जब कोई कॉस्मिक रेज बहुत तेजी से पानी में वापस आती है तो वो पानी में मौजूद हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन से टकरा करके अपनी एनर्जी को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से कॉस्मिक रेज पानी के पार नहीं जा पाती। और उस पानी की सबसे खास बात यह है कि इतने कॉस्मिक रेज को सोखने के बाद भी एस्ट्रोनॉट उस पानी को पीने के लिए यूज कर पाएंगे, क्योंकि कॉस्मिक रेज की वजह से पानी कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए ये एक तीर से 2 निशाना लगाने जैसा है। अब अगर हम इन तमाम मुश्किलों को पार करके मंगल तक पहुंच गए तो उसके बाद सबसे बड़ी समस्या लैंडिंग में आएगी, क्योंकि अगर हम अपने चांद की बात करें तो वहां पर ऑर्बिटर को लैंड कराना एक बहुत मुश्किल टास्क माना जाता है। और इतनी साइंस डेवलपमेंट के बाद भी हम कई बार मून की लैंडिंग में फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर इंसानों को ऐसे ग्रह पर लैंड कराना है जो धरती से कई हजार मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और जिसकी सतह एकदम बड़ी बड़ी खाइयों और चट्टानों से भरी पड़ी है। और सबसे बड़ी चीज कि हमें उनके बारे में चांद जितनी जानकारी भी नहीं है, इसलिए वहां पर इंसानों को लैंड कराना सबसे मुश्किल काम होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हम चांद पर इंसानों को उतारने के लिए कई बार टेस्ट करते हैं, वैसा हम मंगल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी दूरी। क्योंकि अगर हम टेस्ट भी कराना चाहे तो हमें हर एक टेस्ट के लिए कम से कम 2 साल तो रुकना ही होगा। इसलिए इसका टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अब अगर मंगल पर मिशन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 40 से ज्यादा मिशन शुरू किए गए हैं, जिसमें लगभग 25 बार ये मिशन फेल हुए हैं और महज 16 बार सफल हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मंगल पर मौजूद एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर हमारी धरती के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो हमारे एटमॉस्फेयर से 100 गुना ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से रोवर के लैंड करते समय उसकी स्पीड को धीमा करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि पतले एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो बहुत तेजी से नीचे आता है, जिसकी वजह से या तो वो जमीन से टकरा करके टूट जाता है या फिर तेज गति से आने के कारण एटमॉस्फेयर से होने वाले फ्रिक्शन की वजह से जलकर खराब हो जाता है। और वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि मंगल पर धरती की तरह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से मंगल पर मौजूद एटमॉस्फेयर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जब धरती बनी तब उसकी ऊपरी सतह ठंडी हो गई, लेकिन उसके अंदर का भाग जिसे हम कोर कहते हैं वो गर्म था, जिसकी वजह से वह घूमने लगा और हमारी धरती पर 2 पोल बने,
जिसकी वजह से धरती का मैग्नेटिक फील्ड बन पाया। और ये ऐसा है जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तब वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वैसे ही कोर को हम बड़ा इलेक्ट्रॉन मान ले तो ये बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल अर्थ को नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह का कोर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद नहीं है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए जब भी वहां पर तूफान आते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर मंगल ग्रह को छोड़ देता है। इस वजह से समय के साथ मार्स का एटमॉस्फेयर पतला होता गया और इसीलिए जब इंसानों के कैप्सूल को मंगल ग्रह पे उतारा जाएगा तो उस समय उसका वजन रोवर से कई गुना ज्यादा होगा और ये भार लगभग 2 बस के बराबर होगा। इसलिए इतने भारी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक बार बढ़ जाए तो इसे कम करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज है जो कि इसे कम करने में बहुत मदद करेगी और वो है पैराशूट। क्योंकि चांद पर ऑर्बिटर को लैंड कराते समय हम पैराशूट का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें सिर्फ थ्रस्टर पर ही निर्भर होना पड़ता है। लेकिन मंगल पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट और थ्रस्टर का यूज हो सकता है ताकि स्पीड को कम किया जा सके। और उसके बाद हमें ऐसे शील्ड की जरूरत होगी जो कि कई हजार डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी रखे। और दूसरी तरफ हमें ऐसे पैराशूट की भी जरूरत होगी जो कि इतने भारी ऑब्जेक्ट को लैंड करा पाए, क्योंकि कैप्सूल का भार बहुत ज्यादा होने की वजह से पैराशूट के फटने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि लैंड करते समय कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है, जिसके लिए वैज्ञानिक नायलॉन का यूज करते हैं, जिसका यूज बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे ऐसा बनाया है कि ये सुपरसोनिक स्पीड पर भी नहीं टूटेगा, जिसके लिए वैज्ञानिक इसका यूज कई बार कैप्सूल को गिराकर करते हैं और हर बार ये सफल रहा है। और जो चीज इसे सबसे बेहतर बनाती है वो है निकल और टाइटेनियम। क्योंकि जब पैराशूट का मटेरियल बनाया जा रहा है तो इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दिया जा रहा है कि पैराशूट मजबूती के साथ साथ पतला हो और ज्यादा तनाव पड़ने पर फैल सके। इसलिए ये पैराशूट लगभग 45,000 किलोग्राम के भार को लैंड करा सकता है और पैराशूट का भार लगभग 90 किलो के आसपास है। और इसलिए ये पैराशूट सबसे खास है क्योंकि इसका भार 45,000 किलोग्राम के कंपैरिजन में एकदम जीरो है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमने इन सारी टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह पर लैंड कर लिया, लेकिन अब भी असली समस्या उसके बाद शुरू होगी। क्योंकि जैसे ही कैप्सूल मंगल ग्रह पर लैंड करेगा तो उसके थ्रस्टर की वजह से बहुत ज्यादा धूल के कण उड़ने लगेंगे और मंगल पर ग्रेविटी धरती से बहुत ज्यादा कम है। इस वजह से धूल मिट्टी को जमीन पर वापस आने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वो धूल के कण उस कैप्सूल के अंदर चले जाए और वहां पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को भी खराब कर दे। इसको हम अपोलो मिशन से समझ सकते हैं। जब अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट को लैंड कराया गया तो धूल मिट्टी के उड़ने की वजह से क्लॉक इंस्ट्रूमेंट गलत काम कर रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब ये धूल मिट्टी एस्ट्रोनॉट के फेफड़ों तक पहुंचते हैं। क्योंकि चांद की बात तो अलग थी, लेकिन मंगल की मिट्टी और धूल तो काफी ज्यादा रेडिएशन और पॉइजन से भरे हैं। इसलिए जब ये धूल कण एस्ट्रोनॉट के फेफड़े तक जाएंगे तो एस्ट्रोनॉट बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। अब धूल मिट्टी का असर वहां पर मौजूद सोलर पैनल पर भी होगा, क्योंकि मंगल पर लगातार भयंकर तूफान आते रहते हैं और लो ग्रेविटी की वजह से ये धूल के कण ज्यादा उड़ते रहते हैं। अब ऐसे हालात में सोलर पैनल पूरी तरह से धूल से ढक जाएंगे, जिस वजह से सोलर बहुत कम ऊर्जा बना पाएगा। इसलिए ये धूल के कण सिर्फ एस्ट्रोनॉट के लिए ही नहीं बल्कि ऊर्जा बनाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अब अगर हम मंगल पर आसानी से उतर भी गए तो सबसे जरूरी चीज है घर। क्योंकि अगर हमें मंगल ग्रह पर इंसानों को लेकर जाना है और बस्ती बसानी है तो हमें सुरक्षित घर को तैयार करना होगा, जो कि वहां पर बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वहां पर ना तो ईंटें हैं, ना ही पत्थर है और ना ही मजदूर। तो भला हम वहां पर बेसमेंट बनाएंगे कैसे? तो इसका जवाब ये है कि मंगल पर रहने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका वहां पर मौजूद गुफाओं का यूज करना। क्योंकि मंगल पर आज से 3 बिलियन साल पहले हर तरफ ज्वालामुखी ही फट रहे थे और हर तरफ लावा बह रहा था। लेकिन कम ग्रेविटी होने की वजह से बहने वाले लावा ने
जमीन पर छोटे छोटे केव बनाए जहां से वो बहते रहे। इसलिए जब वहां पर लावा बहना बंद हुआ तो आज भी वहां पर केव्स यानी कि गुफाएं वैसी की वैसी मौजूद है। अब अगर हम उन केव्स का यूज रहने के लिए करें तो हम वहां पर बहुत आसानी से रह सकते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा ही होगा जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। इसलिए हमें और बेहतर घर को बनाना होगा, जिसके लिए वैज्ञानिक 3D प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाना होता है तो हम कंप्यूटर में डिजाइन को डाल देते हैं और उसके बाद वो खुद ही उसको बना देता है, और एकदम ऐसे ही 3D प्रिंटर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाता है। बस हमें इसका डिजाइन देना होता है। तो मौजूदा समय में वैज्ञानिक 3D प्रिंटर का यूज रॉकेट इंजन बनाने में करते हैं, जिसकी वजह से महज कुछ दिनों में ये रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। अब अगर हम 3D प्रिंटर का यूज मंगल पर घर बनाने में करें तो ये काफी आसान होगा, क्योंकि मंगल पर पर्याप्त मात्रा में चट्टानें हैं, और अगर हम वहां पर 3D प्रिंटर रोबोट भेजे तो वो उन चट्टानों को कंक्रीट में बदलकर वहां पर बहुत कम समय में घर को बना सकता है, जो कि काफी टिकाऊ और मजबूत होंगे। अगर हमने वहां पर घर बना भी लिया तो सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ेगी, क्योंकि पानी और खाने के बिना तो हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। और अगर हम मंगल पर देखें तो वहां पर सिर्फ 0.16% ही ऑक्सीजन है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसकी मात्रा लगभग 95% है। और इसको देखते हुए MIT ने मॉक्सी को बनाया। इस मॉक्सी का काम कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर ऑक्सीजन को अलग करना था, ताकि वहां पर ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए मॉक्सी को साल 2019 में पर्सिवियरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया था, और मॉक्सी ने लगभग 2 सालों में 16 बार ऑक्सीजन पैदा की है। और साल 2023 में मॉक्सी ने एक साथ 122 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की है, जिससे एक कुत्ता लगभग 10 घंटे तक जिंदा रह सकता था। इसी को देखते हुए MIT मॉक्सी का अगला वर्जन मॉक्सी 2.0 को तैयार कर रहा है, ताकि ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो अगर हम मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की बात करें तो हम बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। तो अब ऑक्सीजन के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है पानी, क्योंकि अगर वहां पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट को अगर पानी ना मिले तो वो महज 3 दिन में अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए मार्स पर हमें किसी भी तरीके से पानी की खोज करनी ही होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने मार्स के पोल पे बहुत बड़ी मात्रा में जमी हुई बर्फ की खोज की है, जो जीवन के लिए पर्याप्त है और उसे हम पिघला सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे पिघलाया तो मंगल ग्रह लगभग पूरा पानी से डूब जाएगा और लगभग कई मीटर गहरा समुद्र बन जाएगा। तो हम मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ का यूज पानी बनाने में नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले ही मंगल पर नदी के सबूतों को खोजा, और उन्होंने वहां पर ऐसी चट्टानों की खोज की है जो नदी के बहाव की वजह से बनते हैं। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां की जमीन के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद होगा। तो अब अगर एस्ट्रोनॉट को मंगल पर पानी की जरूरत होगी तो वो उन मिट्टी के नीचे मौजूद पानी को निकाल कर यूज कर सकते हैं। और अब देखा जाए तो हमने घर भी बना लिया, ऑक्सीजन भी पैदा कर ली और पानी का इंतजाम भी हो गया है। पर जो सबसे जरूरी चीज है, हाँ आप ठीक सोच रहे हैं, यहाँ पर बात खाने की हो रही है। क्योंकि अगर हमें जीना है तो खाना ही पड़ेगा, और अगर हम धरती से कुछ खाना लेकर चले भी गए तो हम कुछ महीने में ही उसे खत्म कर देंगे। यानी मुद्दा मामला ये है कि हम खाने का इंतजाम धरती से नहीं कर सकते। इसलिए हमें भोजन का इंतजाम तो मंगल ग्रह पर ही करना होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फसल उगाने के लिए हमें मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, और वो दोनों चीजें वहां पर मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि वहां की मिट्टी में 1% परक्लोरेट मौजूद है, जो कि पॉइजन है। अब अगर हम उस मिट्टी में कोई भी फसल उगाएंगे तो वो पॉइजन उस सब्जी और अनाज के अंदर भी आ जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें खाने पर मौत हो सकती है। इसलिए वहां की मिट्टी में हम कोई भी फसल नहीं उगा सकते। और इसका सबसे बड़ा रीजन वहां के ज्वालामुखी थे, जो कि आज से 3 बिलियन सालों पहले हुआ करते थे। और उस समय लावा की वजह से जो राख बनी वो तूफान की वजह से हर जगह पर फैल गई और वक्त के साथ वहां की मिट्टी में मिलती चली गई, और इस वजह से वहां की मिट्टी पूरे तरीके से जहरीली हो गई। इस वजह से वहां की मिट्टी में हम फसल नहीं उगा सकते।
इसलिए जो खाने के लिए दूसरा रास्ता बचता है वो है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। क्योंकि इस फार्मिंग में हम मिट्टी की जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें सब्जियों को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, वैसे ही हम हाइड्रोपोनिक्स में सब्जियों को उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए पानी को पाइप्स में भरा जाता है, उनमें छोटे छोटे छेद करते हैं ताकि उनमें हम सीड को डाल सके और फिर उन्हें हम आर्टिफिशियल धूप देते हैं। और इसके बाद वो सीड पानी और धूप की हेल्प से ग्रो होने लगता है और इस तरह से इन्हें उगाया जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम तालाब के ऊपर एल्गी को देखते हैं, क्योंकि एल्गी भी तालाब की सतह पर रहकर के सिर्फ पानी के सहारे ग्रो हो पाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मंगल पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो एक बार फिर से रिव्यू करते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है जिससे हम मार्स पर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज इसे और भी आसान बनाएगी और वो है चांद का अपना स्पेस स्टेशन। क्योंकि नासा आर्टेमिस मिशन के लिए चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाएगा जिसे गेटवे भी कहा जाता है। और इस गेटवे की वजह से चांद पर इंसान लैंड करेंगे और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर ये गेटवे बन जाए तो हम बहुत ही कम समय में वहां पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस गेटवे की मदद से हम बहुत आसानी से रॉकेट लॉन्च कर पाएंगे। और दूसरी तरफ स्पेसएक्स भी अपने स्टारशिप मिशन के लॉन्च की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो भी इंसानों को मंगल ग्रह पर लेकर जाएगा। इसमें उसने पहला ट्रायल मिशन भी कंप्लीट कर लिया है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि आने वाले समय में इंसानों की दूसरी धरती मंगल ग्रह ही होगी। लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि मंगल जाने का सपना देखना तो आसान है, पर वहां पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि वहां पर हम एक बार में जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम वहां पर जाए तो हमें सिर्फ वहां पर पहुंचने में ही 1 साल लग जाएगा और फिर वापस आने के लिए 26 महीने का इंतजार करना होगा और उसके बाद फिर 1 साल वापस आने में लगेगा। तो देखा जाए तो सिर्फ आने और जाने में हमें लगभग 5 साल लग जाएंगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो है इस मिशन का खर्चा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ चांद पर इंसान की कॉलोनी को बसाने के लिए ही नासा लगभग $100 बिलियन के ऊपर खर्चा करेगा और खुद यूएस की गवर्नमेंट इतना खर्चा हर बार नहीं झेल सकती। इसलिए हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो अमेरिका इसमें बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाए, या फिर वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करे जिससे बहुत कम समय में मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सके। और इसी को देखते हुए नासा न्यूक्लियर रॉकेट बनाने में जुटा है, क्योंकि अगर नासा न्यूक्लियर रॉकेट बना लेता है तो मंगल ग्रह पर जाने के लिए वक्त बहुत ही कम लगेगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो infinitystream.tv को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, टॉपिक्स बताते रहिए। रूबी कहेगी आपसे फिलहाल के लिए धन्यवाद।